अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज का क्वेश्चन सेट यहां से शुरू होता है। 13 फरवरी का पेपर है, यानी बच्चे 14 फरवरी को एग्जाम खत्म हुए थे, जस्ट एक दिन पहले का पेपर है। तो कल मैं शुरुआत कर लाया था, आज फिर लास्ट का लेकर के आ गया हूं, उसकी भी 3rd शिफ्ट का पेपर है। तो आज आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज जरूर बच्चा 17 क्वेश्चन आप करने वाले हो। 17 अगर आप स्कोर करते हैं तो बेस्ट स्कोर होगा। इससे कम ज्यादा रहता है तो बढ़ाने के बहुत मौके हैं। रोज अपने अपने आप को सुधारने का मौका दीजिएगा जरूर। तो बहुत सारे बच्चे का कल कमेंट था कि सर साइड हो जाया करिए, पर बच्चों मुझे मजा इतना आ जाता है आपसे बात करने में, तो मैं भूल जाता हूं कि साइड भी होना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। मैं आपसे असहमत नहीं हूं, मैं आपसे असहमत नहीं हूं। इसमें आपको अशुद्ध ढूंढना है और अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो क्या इसमें कोई गलती नजर आ रही है? मैं कहूंगा नहीं, मुझे तो सही सा लग रहा है। कहते हैं हम, मैं आपसे असहमत नहीं हूं, मैं आपके साथ फुल्ली सेटिस्फाई हूं, सहमत हूं। माउंट आबू के मंदिर देखने लायक हैं, बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं लग रही। मेरे पास 4 रुपए से अधिक नहीं है, हम बोलते हैं ऐसा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, हम तो बोलते हैं। यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। देखिए बच्चे, ये जो वर्ड लिखा है ना, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार है, ये रहे तो बेस्ट है। लेकिन अगर स्वीकार्य भी इसको लिखना था तो मैं तब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता कि ये सही है या गलत है, तब तो फंस जाते बच्चे। स्वीकार्य भी अगर लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ये स्वीकार्य ही गलत लिखा हुआ है। तो यहीं से अब हमें समझ जाना चाहिए था, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार है। देखिए, जब सबको आ गया कि रमेश को, मोहन को, सीता को, यह प्रस्ताव रमेश को स्वीकार है, यह प्रस्ताव सीता को स्वीकार है, अब स्वीकार्य वर्ड कहां यूज करेंगे? अब आप देखना, सबको नहीं होता तो अब पता क्या लगाएंगे? यह प्रस्ताव स्वीकार्य है, फिर स्वीकार है नहीं, स्वीकार्य है, सर्वसहमति से स्वीकार्य है। ठीक है, तो स्वीकार्य बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है गुरुजी, ए बताया करो बार बार, मतलब क्या कह रहे हो आप? बताओ एक बार, ये मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हो। इसका आंसर बेटा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? अब बच्चों, अधम का मतलब क्या होता है ये आपको जानना है। अब उसी का पर्यायवाची हमें नीचे ढूंढना होगा। अब यहां पर मान के चलते, देखिए मुझे तो पता है, लेकिन मान के चलते हैं कि अधम का मतलब आपको नहीं पता। देखिए, पर्यायवाची का खेल है सारा। अगर आप दुष्ट के पर्यायवाची याद करोगे तो आपको अधम उसमें जरूर मिलेगा। लेकिन अब आप कह रहे हो कि सर हमने तो दुष्ट के पर्यायवाची याद ही नहीं है, क्या फिर भी कोई चांस है इसको सही करने का? इसलिए अंकित भाटी है भाई, कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं है फिर भी वो थोड़ा सा हिंट दे करके बात बन जाती है। तो अगर इसको पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि यार धम्म बुद्ध धम्म संग, भगवान बुद्ध ने भी ऐसी बात की थी, महावीर स्वामी जी ने, जिसने बोला त्रिपिटक को, तो अच्छी बात होगी धम्म, है ना। तो अधम्म ये धम्म का उल्टा हो गया, तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज की ओर इशारा कर रहा है। इसका जो सेंस है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोचेंगे तो अधम का पर्यायवाची, मोहन अत्यंत विद्वान है, विद्वान तो हो नहीं सकता, नहीं, अधम का कुछ नेगेटिव निकलेगा। यह रास्ता नीचे की ओर जाता, इससे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, नीचे की ओर जाता, इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा कोई पर्यायवाची यूज भी हुआ है। राकेश सदैव अधर्म का पक्ष लेता है। अब क्या हो, अधर्म, बेटा अधर्म और अधम में फर्क है, क्योंकि जो ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड दिया है ना उसने, इसलिए दिया, बच्चा इसी को लगाएगा।
ठीक है, तो अधर्म वाली कोई बात ही नहीं है यहां जो है अधम और अधर्म एक से नहीं हो सकते। उसने जानबूझ के ऐसा किया कि बच्चा इसको अधर्म पढ़े और एक सा समझे और उत्तर लगा दे। ऐसा तो बिल्कुल उत्तर नहीं होगा। कल भी बताया था कि मुहावरों में नहीं होगा, और जब ऐसे क्वेश्चन में फंसा रहा हो तो बिल्कुल उससे बच के रहना। ठीक है, तो अब उत्तर क्या हो गया कि अधम का मतलब दुष्ट होता है। अब आगे से याद रख लेना, और दुष्ट मतलब नीच, वह बहुत नीच व्यक्ति है, इसमें इसका पर्यायवाची यूज हुआ है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। मैं तब बता रहा हूं जब आपको नहीं पता है कुछ भी, तब भी ये थोड़ा सा सोच करके सही किए जा सकते हैं। चलो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? अब आया व्याकरण का क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ना, जितने भी सेट आए, 5वां सेट करा रहा हूं अब तक, हर किसी सेट में या तो एक व्याकरण का था या 2 व्याकरण के थे, और सब में क्या खेल हुआ है? संज्ञा से आया, सर्वनाम से आया, विशेषण से आया, क्रिया से आया क्वेश्चन, और क्रिया विशेषण से आया। सिर्फ इन 5 के अलावा और क्वेश्चन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो भाई ये 5 चीज करना तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, और ये बहुत ही आसानी से सही भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? अब द्रव्य क्या होता है बच्चों? मैं आपको संज्ञा के, अभी यहीं पे संज्ञा को क्लियर कर देता हूं। संज्ञा के 5 भेद हैं बच्चों, अब खुद बताओगे आप अब के बाद। संज्ञा के 5 भेद। मैंने क्या बोला? मैं इस हिंदी की क्लास को परिपूर्ण कर दूंगा, चाहे आप क्लास पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इतने से आपका काम हो जाएगा, पूरे 20 क्वेश्चन का। ठीक है, आप कर पाओगे सिर्फ इस सेट को लेने से। संज्ञा के 5 भेद हैं, जिसको हम एक को क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह संज्ञा का पहला प्रकार है। दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा जो नाम लिख रहा है द्रव्यवाचक, और 5वां लिख देता हूं भाववाचक। ये लिख लेना बच्चों, सिर्फ 5 ही प्रकार की संज्ञा होती है, इसके बाद ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब देखना बच्चों, जैसे व्यक्तिवाचक में कौन सा आएगा? मैंने क्या बोला? हर एक चीज जो आपको दिख रही है वो संज्ञा है। किसी का भी नाम ले लो, किसी स्थान का नाम ले लो, और वर्ड भी बोलोगे ना, वो भी संज्ञा है। अब जैसे मैंने बोला अंकित, क्या ये संज्ञा है? जी हां। अब मैंने बोला ये माइक्रोफोन, या मैं कहूं ये माइक, संज्ञा है? जी हां। पंखा लग रहा है ऊपर, संज्ञा है? जी हां। एसी लग रहा है, संज्ञा है? जी हां। अब बच्चों, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? व्यक्तिवाचक में कौन सी संज्ञा आएंगी? जो बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो और दुनिया में इकलौती हो। अब आप कहो अंकित तो इकलौता नहीं है, नाम तो है। याद रख लो, नाम तो सारे इसमें आएंगे। स्थान का नाम हो, आदमी का नाम हो, भैंस का नाम हो, गाय का नाम हो, सारे इसमें आएंगे। अब केवल गाय कहूं, केवल लड़का कहूं, केवल आदमी कहूं, केवल पुरुष कहूं, केवल लड़की कहूं, केवल महिला कहूं, ये सब पूरी महिला की प्रजाति को दिखाता है, तो वो जातिवाचक में आएगी। लेकिन महिला का नाम ले दिया शीला, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। लड़का बोल दिया, पुरुष कह दिया, जातिवाचक में आ जाएगा। पंखा किस में आएगा? वैसे तो द्रव्यवाचक में आना चाहिए, क्योंकि मटेरियल सारे इसमें आ जाएंगे। कोई भी मटेरियल दिख रहा है, द्रव्यवाचक। लेकिन आप उसको जातिवाचक भी कह सकते हो। लेकिन मैं कहूं ऊषा कंपनी का पंखा, ऊषा का पंखा, तो व्यक्तिवाचक में। अब मैं कहूं मुर्रा गाय, व्यक्तिवाचक में। गाय की भी एक नस्ल हो गई। अंकित बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये अंकित अपने आप में अलग है, इसलिए व्यक्तिवाचक, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, दुनिया में क्या? सूरज, सूरज व्यक्तिवाचक। चांद, चांद इकलौता है, व्यक्तिवाचक। ऐसे अकल, पृथ्वी इकलौती है दुनिया में, व्यक्तिवाचक, उसकी कोई जाति ही नहीं है। ठीक है बच्चों, हाँ मैं ग्रह कहूं तो वो जातिवाचक में, ग्रह का नाम ले दूं व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। समूह क्या है?
जो ग्रुप, कक्षा, कोई भी ग्रुप दे, सेना, कक्षा में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सेना, जिससे नाम लेने से लग जाए कि यहां बहुत सारे लोग होंगे। सभा, तो समूह दिखाएगा। ठीक है, अब द्रव्यवाचक कुछ भी मटेरियल। अब द्रव्य क्या पूछे, द्रव्यवाचक। अब बताओ इसमें कुछ भी मटेरियल बताओ क्या है, आप कहोगे कोयला, उत्तर हो गया। विद्यार्थी किस में आएगा, जातिवाचक में, ये रहा विद्यार्थी। सूरज किस में आएगा, दुनिया में इकलौता है, व्यक्ति में। साहस किस में आएगा, अब आपको साफ पता है, भाववाचक में, क्योंकि भाव दिखाई नहीं देते तो मैं कहूं दया, सच्चाई, सच्चा नहीं, सच्चा तो विशेषता हो जाएगी, सच्चा आदमी वो विशेषण हो जाएगा, लेकिन सच्चाई, अच्छाई, मीठा विशेषण है, मिठास संज्ञा है। तो ये वो संज्ञा है जो सिर्फ भाव दे सकती है। तो साहस किस में आ जाएगा, भाव। दुष्ट हो जाएगा विशेषण, क्योंकि वो गुण है उसका, गुण या दोष जो कहो। लेकिन दुष्टता, जिसमें भी ता लग जाए, मानवता, दुष्टता, व्यवहारिकता, ता वर्ड लगता ही समझ जाना कि वो संज्ञा होगी और वो भाववाचक होगी। कितना बढ़िया है बच्चों, इतने आसानी से शायद ही कोई संज्ञा, और यही है पूरी संज्ञा, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा संज्ञा में कुछ नहीं बचता। खत्म कर दी हमने 5 मिनट में संज्ञा। इसके अलावा बता देना कोई क्वेश्चन संज्ञा से बाहर इससे आ जाए तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसमें दया की भावना न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताओ। जिसमें दया की भावना न हो, इसमें दया नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों, जिसमें भय ना हो वो अभय, हम उसको निर्भय बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, निर्जीव, जो जीव ना हो, जैसे एक कलम निर्जीव है, इसको कितना ही मार लो दर्द तो नहीं होगा। मैं सजीव हूं क्योंकि मुझे मारने पे दर्द होगा। ठीक है बच्चों, इस माइक को कितना ही पीट लो दर्द नहीं होगा, ये निर्जीव है। ठीक है, जिसमें जीव ना हो, जिसमें हृदय ना हो, जो भी आप कहो, निर्भय, जिसमें भय ना हो। तो भाई ये तो एकदम से सही सीधा सीधा उत्तर लग रहा है, इसको तो कोई भी गलत नहीं करना चाहिए यार। फिर भी 86% ही दे रहे हो, कमाल करते हो यार भाई लोग, आप लोग, बहन लोग, जो भी हो। तो निर्दयी बच्चों देखना, निर्दयी, अब आप कहो जिसमें दया ना हो वो निर्दयी वर्ड होना चाहिए, पर निर्दयी किसी भी हिंदी डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है। यह शब्द लिख लेना, शब्द गलत है। अगर वर्तनी में भी कहीं निर्दयी शब्द मिल जाए तो समझ जाना गलत वर्ड लिखा हुआ है। तो बच्चों निर्दय वर्ड ही होता है। अगर किसी के अंदर कोई निर्दयी आदमी, तो वो निर्दयी आदमी नहीं होता, वो निर्दय आदमी होता है। निर्दयी कोई शब्द ही नहीं बना हिंदी के शब्दकोश में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना न जा सके, जिसको हम जान ही ना सके, वो क्या होगा? नवीन सर अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल नवीन सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है भाई। उन पे भी डाउट करोगे क्या? चलो मुझ पे कर लो, उन पे मत करो। निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना न जा सके उसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम जान नहीं सकते, देखिए सर्वज्ञ क्या है? भगवान को सर्वज्ञ बोला जाता है, जो सब कुछ जानता हो। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ जान सके। अनन्य, अनन्य मतलब ये कहते हैं आंख मीचकर, जैसे कहते हैं अनन्य भक्त, वहां लगता है अनन्य वर्ड, आंख मीचकर भक्ति। अब प्रमेय, प्रमेय तो आपने पढ़ी है, मैथ्स में होता है वर्ड। और ये है अज्ञेय। अज्ञेय जी एक हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि भी हुए हैं। ठीक है, तो उनका अज्ञेय का मतलब जान लो। उनको क्यों ये अज्ञेय की उपाधि मिली? नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन अज्ञेय की उपाधि क्यों मिली थी उनको? इसलिए मिली थी कि ये पता नहीं कब कहां से क्या निकाल दे, उनको जाना ही नहीं जा सकता इनके अंदर कितनी गहराई है। तो जिसको ज्ञ मतलब ज्ञान है, अज्ञ जिसका ज्ञान ना हो सके, जिसको जान ना सके। ठीक है, तो वो अज्ञेय होगा। कितना आसान हो गया बच्चों ये सवाल ना। नेक्स्ट, अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला।
इसमें आपको क्या पूछा गया है, प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहां पर क्या आना चाहिए, गलती नहीं पूछी उसने, यहां पर क्या शब्द सही होगा। तो ये तो बहुत आसान है, इसको तो हम बिना ऑप्शन देखे ही सही कर देंगे। अंशु ने अलमारी से पुस्तक क्या निकाली, तो भाई इतना आसान भी आ जाता है क्या एग्जाम में? भाई एग्जाम में आया हुआ है, मैं क्या घर बना रहा हूं क्या इनको? तो कभी कभी बहुत आसान सवाल भी आपको मिलेंगे। अब मैं ये पूछूं आपसे, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द का क्या चयन कीजिए। अब अव्यवस्था, जहां कोई व्यवस्था ना हो, गड़बड़, गड़बड़ तो इसका सिनोनिम ही हो गया अव्यवस्था का। भाई जहां सब गड़बड़ झोला हो, व्यवस्था ही ना हो, तो ये तो एकदम सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची है। कुव्यवस्था, ये अगर होता सुव्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, तो कुव्यवस्था होता उसका उल्टा, लेकिन ये तो ऐसा ही है, बुरी व्यवस्था या अव्यवस्था, एक सी बात है, तो ये भी पर्यायवाची सही है। अराजकता, जहां राजा की सरकार की भी ना चले या जहां कोई सरकार ही ना हो, अराजकता उसको कहते हैं। जहां संविधान ही ना हो, जहां सरकार ही ना हो, जहां बिल्कुल लोग जो है तितर बितर हो, ना कोई उन पे शासन करने वाला हो, कुछ नहीं, अराजकता उसी को कहते हैं। ठीक है, कई बार आप सुनते होंगे विपक्ष में कि भारत में अराजकता फैल रही है। ठीक है, जहां कोई संविधान का ही पालन ना करे, कानून का पालन ना करता हो। ठीक है, अव्यवस्था का तो सीधी सी बात है, सुव्यवस्था ही होगा, इससे अलग कुछ और हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया। यद्यपि शेर घायल हो गया, यद्यपि के साथ हमेशा तथापि मिलेगा, तथापि या फिर भी वह मारा नहीं गया, घायल तो हो गया, मरा नहीं। सही लग रहा है यार। यदि दवा लोगों के, देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करवा रहा है वर्तनी की दृष्टि से, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और बच्चा सिर्फ इसको पढ़ता है, अशुद्ध वाक्य छांटो, और वो कहता है भाई मैंने जल्दी। भाई साहब अगर इसको देख लेते ना, तो ये 1 सेकंड में भी उत्तर लग सकता है इसका, बहुत गौर से नहीं पढ़ने की जरूरत, फिर आपको वर्तनी देखनी है बस। यानी सेंटेंस सही है, वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सिर्फ आपको एक शब्द ढूंढना है जो गलत लिख दिया है, मात्रा वात्रा उल्टी सीधी उसकी कर दी होगी बस। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। देखिए वर्ड को बोल के देखो, बुखार या बुखार बोला जाता है, भाई बुखार बोला जाता है, ऊ का पता भी नहीं चलता कि वो कब बुल गया, इसलिए वो छोटा ऊ आएगा। तो ये बड़ा ऊ चढ़ रहा है, तो भाई छोटा ऊ। मैंने क्या बोला था कि अगर ऊ पहले से शुरू हो जाए, देखो ये लाइन पहले से शुरू हो जाए तो छोटा है, और लाइन बाद की ओर को जाए तो बड़ा है। तो अब आपको छोटा बड़े की पहचान में कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो भाई ये बुखार पे छोटा ऊ आएगा। ठीक है, और यही गलती है, पढ़ने वाला जो हिंदी को जानता है वो अगले वो ऑप्शन देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसने वर्तनी में पूछा, वर्तनी में मेरे को मिल गया, अब मैं क्यों देखूं आगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती अपितु वह प्रकाश पाता है। किससे प्रकाश पाता, अब देखते हैं, यहां सूरज से प्रकाश पाता है, लेकिन सूरज के पर्याय से उपरोक्त वाक्य का रिक्त स्थान भरो। पर्यायवाची पूछने का तरीका देखो उसका। तो भाई सूरज का पर्यायवाची यहां डालना है। अब आप बता दो ऑप्शन में से सूरज का पर्यायवाची कौन सा है। यार अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं 10 पर्यायवाची आपको दूंगा तो उनमें एक सूरज जरूर दूंगा, उनमें एक सूरज का जरूर दूंगा, और सूरज का पर्यायवाची आपको फिर मिलेगा अगले एग्जाम में आपके में। तो इसलिए उन चीजों को तो जरूर याद किया करो। तो सूरज का पर्यायवाची आदित्य होता है बच्चों, आदित्य। 77% लोगों को पता है पर बाकियों को नहीं पता, पर बच्चों इनको पता करो। ठीक है, चलिए, क्योंकि पर्यायवाची कि जो भूखे गर्भ को जानता हो, वेत्ता मतलब ज्ञानी। ठीक है, हर दिन का ही टाइम रहेगा भाई। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है।
क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, वो आपको देखना है। बताओ कौन सा नहीं है। बच्चों, क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताए, वही क्रिया विशेषण है। जैसे देखो, मैं कल जाऊंगा, आपको कल कैसे विशेषता बता सकता है किसी की? अब बताओ, बताया या नहीं बताया? ये मेरी विशेषता बता रहा है क्या कल? नहीं। जाऊंगा की विशेषता बताया ना? हाँ, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। तो कल किस में आएगा? समय बोधक क्रिया विशेषण, क्योंकि समय बता रहा है। अब देखो, मैं कब जाऊंगा, तो फिर तो सर कब भी आ जाएगा, कब भी क्रिया विशेषण में आ जाएगा। देखो, अब आपका दूसरा डाउट अपने आप सॉल्व हो गया। सर ये भी तो लिख सकता हूं मैं कब जाऊंगा। हाँ, तो जाने की विशेषता कब ने बता दी इस बार। और मैं लिख दूं मैं अब जाऊंगा, तो अब भी इसमें ही आ जाएगा। और जो मैं ये लिख दूं मैं जब जाऊंगा, तो जब भी इसी में आ जाएगा। तो एक ही सेंटेंस से कितनी सारी क्लियर हो गए। तो ये तीनों किस में आएंगे? क्रिया विशेषण में आएंगे। कल भी, जब भी, कब भी। लेकिन क्या मैं ये लिख सकता हूं मैं क्या जाऊंगा? नहीं। क्या मैं जाऊंगा वो तो लिख सकता हूं, लेकिन क्या मैं जाऊंगा का जाऊंगा की विशेषता नहीं बता रहा। वो तो प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न मैं कब जाऊंगा वो भी पूछ रहा है, लेकिन जाऊंगा से पूछ रहा है कि जाने में पूछ रहा है टाइम। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये जो क्या वर्ड है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये सर्वनाम में आएगा। इस प्रश्नवाचक सर्वनाम हो सकता है। कैसे? मैंने क्या खाया। अब क्या की जगह क्या होगा? बताओ, क्या की जगह क्या हो सकता है? खाना हो सकता है। खाने में बताओ ना, क्या? रोटी, सब्जी, हलवा, खीर, पकौड़ी, ये सब क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर क्या वर्ड आया? क्या। भाई इसका जवाब क्या होगा? यही तो होगा, कुछ ना कुछ। तो क्या वर्ड संज्ञा के स्थान पर आया, और जो संज्ञा के स्थान पर लगते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसलिए क्या सर्वनाम है? भाई मैं लॉजिक बताता हूं, एक एक बात का लॉजिक दे रहा हूं आपको, ताकि आपकी क्लैरिटी दिमाग में घुस जाए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प बताओ। आदमी की जगह क्या आएगा ये बता दो। बच्चों ये तो यार कहावत है, करत करत अभ्यास के होत सुजान। कितनी बार पढ़ी होगी, अगर हिंदी कभी भी आपने जीवन में पढ़ी है क्लासेस में, छठी, सातवीं, आठवीं, ये कहावत जरूर पढ़ी होगी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जड़मत होत सुजान। तो भैया जड़मत कहते हैं, जड़ मतलब मूर्ख, मत माने बुद्धि। अगर करत करत अभ्यास करने लग जाओ किसी चीज पर, तो भाई जिस चीज पर अभ्यास करने लग गए, तो आपकी कितनी भी जड़ बुद्धि हो, कितनी भी मूर्ख बुद्धि हो, कितनी भी मोटी बुद्धि हो, वो भी सुजान, अच्छी सी जान पड़ जाएगी उसमें, वो भी तैयार हो जाएगी अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हथेली पर सरसों जमाना, ये चाहे कोई मातृभाषा हिंदी वाला है, चाहे कोई बाहर वाला है, ये हर किसी को नहीं पता होगा। लेकिन अब इसका उत्तर लगेगा बुद्धि से, क्योंकि ये सारे वर्ड पढ़े हुए नहीं आ सकते। हम हिंदी की किताब में उसको दे सकते हैं जो एसएससी-जीडी ने पूछा है, लेकिन एसएससी-जीडी नया ले आई तो वो कुछ भी ला सकती है। फिर आपको एट ए टाइम वहीं पर दिमाग लगाना है कि इसका क्या बेस्ट हो सकता है। तो क्या बेस्ट हो सकता है बताओ एक मिनट के लिए। हथेली पर सरसों जमाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? अच्छी फसल, फसल तो सरसों होती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा संबंध लगा रहा है बच्चों, ऐसा बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता। अब देखो, कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, हथेली पर, जल्दी में कर रहा है ना, हथेली पर सरसों जमाना, क्या ये मुश्किल काम नहीं है? सरसों जम जाएगी क्या हथेली पे? मुझे बताओ। समय नहीं था इसलिए खेत नहीं है, उस पर लो भी कर देता हूं काम को। तो भाई लग रहा है कि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, फिर भी मैं नीचे पढ़ लेता हूं। दूसरे की भलाई के लिए खुद को मुश्किल, खुद को कहां मुश्किल में डाल रहा है? हथेली पे आगे करके सरसों, इसमें कहां मुश्किल लग रही है कुछ भी? भाई ये भी थोड़े लॉजिकल होते हैं। कृषि करना, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, फसल कृषि नहीं। तो फिर आप एकदम से कह दोगे नया आया
फिर भी इन दोनों में बच्चा थोड़ा सा डाउट करेगा, बस इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं करेगा। जो थोड़ा सा भी ठीक बच्चा है हिंदी का जानकार, वो इन दोनों को देखते ही काट देगा। अब बात इन दोनों की बचेगी, पर ये कहीं से भी संबंध नहीं लग रहा दूसरे की तीसरे की, कुछ भी इसमें मुश्किल वाली ऐसी बात हो कि खुद को दूसरे की भलाई के लिए किसी की मुश्किल में डाल रहे हैं खुद को, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब आदि से सब कुछ अच्छा हो तो भी भला ही होता है। कितना शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर साफ बोला है कि विलोम लिख दो। किसका? रेखांकित शब्द का। इसका विलोम यहां आएगा। बच्चों अगर ये डायरेक्ट भी पूछ लेता तो हम इसका कुछ बिगाड़ लेते कि आदि का विलोम बताओ, लेकिन वाक्य में प्रयोग करके दे रहा है। कितनी सीधी है एसएससी, कितने सीधे लोग हैं वो, कि वो आपका भला चाहते हैं। देखो ऐसा ना समझ में आता हो तो आदि ऐसा हो, इसको बोलते हैं आदि। जब आदि से सब कुछ अच्छा हो, शुरुआत से सब कुछ अच्छा हो, आदि का मतलब शुरुआत से सब अच्छा हो तो अंत भी भला ही होता है। तो भैया अंत ही ऑप्शन आएगा, इसके अलावा दूसरा उत्तर यहां सोचना भी पाप है। ठीक है, सब लोगों का लग गया होगा। अब मैं 15वें पे आता हूं। और आज जो पैराग्राफ है ना बच्चों, वो पहले 4 जैसा नहीं है। और इस बार जो 2022 में एसएससीजीडी में हुआ है, इसमें यह है ऐसे, 21 में नहीं आया था एक भी ऐसा। 22 वाले में आए जो आज पैराग्राफ लाया हूं 5 नंबर का, प्रश्न उत्तर वाला है, मजा आ जाएगा करके। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। इतना आसान भी आता है क्या प्रश्न? देखो, मेरे को दिल्ली जाना है, इतना आसान बताओ। इसको तो कोई भी सही कर देगा, नहीं कर दोगे आप इसको सही। मेरे को दिल्ली जाना है, तेरे को दिल्ली जाना है, तेरे को, मेरे को, यार ऐसी फट्टू लैंग्वेज कौन यूज करता है। तो इसका दिल्ली जाना है, ये नहीं, इसकी दिल्ली जाना है, नहीं, मुझे दिल्ली जाना है, बिना ऑप्शन देखे भी सही कर देंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो ये रहा 15 क्वेश्चन का रिजल्ट आपका। अब मैं आता हूं 15 में से आपका, मुझे लग रहा है कि 12 तो गया होगा सबका, 12-13 है ना। अब हम देखते हैं, पुरानी बुक से भी कर सकते हो, पुरानी बुक भी बहुत बढ़िया है अपने आप में, लेकिन नई बुक में ये क्वेश्चन भी इस तरह के भी जोड़े गए हैं जो पुरानी में नहीं थे, हालांकि थे वहां भी कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 ही तरह के पैराग्राफ आएंगे 5 नंबर के, या तो वो खाली स्थान वाले जिसको 4 दिन से करा रहा था वो तो आपको आ गया, एक होंगे प्रश्न उत्तर वाले। अब ये क्वेश्चन देखना बच्चों, यार ये आज ऐसा आ गया पर कोई बात नहीं। देखिए बहुत लंबा सा पैराग्राफ लगना है, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है देखने में, लेकिन एक बार इसको पढ़ लो। और वैसे भी ना बच्चों, इसको पढ़ भी लोगे ना, ये याद नहीं रहेगा, थोड़ा मुश्किल लैंग्वेज लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा दूं ना, गद्यांश के अनुसार ऐसे। बच्चों चूंकि आपकी समझ बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती, हिंदी में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे भी नहीं हैं, तो मैं कहूंगा कि जब इस तरह का गद्यांश आए ना, तो आप उसके प्रश्न पहले पढ़ लेना, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। समय तो थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है कि पहले प्रश्न पढ़े फिर गद्यांश पढ़े। देखो, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की रचना निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है, तो ये उत्तर देने हैं। निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है, ऐसा जरूर इसमें बात कही गई होगी, उसको ढूंढ लो बस। किस प्रकार की रचना निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है कही जा सकती है। किस प्रकार की रचना? विचार प्रधान रचना ही। कितना अच्छा उत्तर हो गया, विचार प्रधान रचना ही। भाई साहब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, तरीका नहीं हो सकता कुछ भी करने का। अब आप बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं सीधा, क्योंकि उस पैराग्राफ को पढ़ोगे बड़ा मुश्किल लगेगा, समझ नहीं आएगा कुछ भी, तो टाइम वेस्ट कर दिया। सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। जब भी पैराग्राफ मुश्किल लगे, स्टोरी लगे तो पढ़ लो, लेकिन स्टोरी नहीं लग रही है तो आप उसको, मुश्किल वर्ड आ रहे हैं तो आप उसके प्रश्न ले लो सीधा सीधा। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको। निम्नलिखित में से क्या निबंध का प्रमुख गुण नहीं है?
अब निबंध के प्रमुख गुण बताए होंगे उसमें कहीं, फिर इनको मिला लेना कि विषय की तार्किक विश्लेषण, कलात्मक वैशिष्ट्य, कवि की कलात्मकता और पाठकों की आत्मीयता। अब निबंध के गुण देखो, निबंध के गुणों की बात जरूर होगी। ये रही, ये रहा निबंध के प्रमुख गुण है, तो इससे पहले लिख रही होगी विषय का तार्किक विश्लेषण, रोचकता ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं, पाठकों की आत्मीयता और कलात्मक वैशिष्ट्य, ये 3 ऑप्शन में है, 1 2 3। फिर कौन सा नहीं है अब आप देख लो, मैंने अभी आपको दिखाए, तो भाई अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कौन सा नहीं है। देखो विषय की तार्किक विश्लेषण सही है, कलात्मक वैशिष्ट्य बिल्कुल सही है, पाठकों से आत्मीयता बिल्कुल सही है, ये नहीं थी कवि की कलात्मकता। फिर से पढ़ लो, कवि की कलात्मकता है कहीं भी, कवि की कलात्मकता है, 3 पढ़े हैं मैंने, कवि की कलात्मकता कहीं नहीं है। इसलिए बच्चों इसका उत्तर लगाना अब बहुत आसान है, तो हमारा आंसर हो गया ये रहा। तो ऐसे इसको लगाना है आपको, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं बच्चों, कोई भी सही कर देगा। गद्यांश के अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार आती है? निरंतरता से, स्वच्छंद चिंतन से, नैतिकता से, आधुनिकता से। निबंध अब आपको यही पूछा है कि नवीनता निबंध में किस प्रकार आती है, विषय में नवीनता किस प्रकार आती है। ये जरूर कहीं लिखा होगा कि विषय में नवीनता किस प्रकार आएगी, एक बार कहीं पढ़ लो कि विषय में नवीनता किस प्रकार आएगी। विषय में नवीनता, मैं पढ़ता जा रहा हूं, नवीनता लाता है विषय में, विषय के प्रतिपादन में नवीनता लाता है स्वच्छंद चिंतन। ये आ गया उत्तर, यही तो ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से। तो स्वच्छंद चिंतन, इनको भी पढ़ के आया हूं ना, मैं अभी पढ़ा था आपके सामने, तो मुझे याद रह गया ऐसा ऑप्शन था स्वच्छंद चिंतन। बताओ मजा आ रहा है ना करने में। अगर आप पैराग्राफ पढ़ते, वो इतने मुश्किल वर्ड होते, क्या आपको ये याद रहते? तो समय ही तो खराब किया हमने उसको पढ़ने में, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। हाँ वो स्टोरी होती है, कौवा प्यासा था, फिर उसको प्यास लगी, उसने घड़ा देखा, घड़े में कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया, उसको पी के उड़ गया। ऐसा हो तो जरूर पढ़ लो, है ना बच्चों। पर यार ऐसा तो नहीं था ये पैराग्राफ, इसको पढ़ते भी तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। हिंदी में भी ऐसे पैराग्राफ रहते, पढ़ के कुछ भी पल्ले ना पड़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी किसे माना है? अब देख लेते हैं भाई, वैसे तो बात निबंध की चल रही है तो निबंधी उत्तर होना चाहिए, फिर भी हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए ऐसा बुद्धि भी लगा दे, कभी पेपर, मतलब आजकल तो कॉपी ऐसे छीनी नहीं जाती, पर पहले क्या होता था कि बालक पढ़ रहा है, कर रहा, गुरुजी आलिया मेरी कॉपी छीनने घंटी बज चुकी है, और गुरुजी न्यू छीन रहा, और बालक न्यू 1 मिनट, बस 1 सेकंड, और न्यू भर के बस गुरुजी भर। तो जब ऐसी स्थिति बने तो निबंध वहां तुरंत लगा देना चाहिए, ठीक है। हालांकि आजकल वैसी नहीं बनती, पर वो भी तो टाइम चल रहा होता है ना साथ में, बस 3 सेकंड भाई, अब क्या पढ़ूं, सीधा निबंध। तो ऐसे में वो टेक्निक काम आ जाती है। चलो तो बच्चों, अब यहां पर कसौटी की बात हुई थी, तो वो क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि यदि पद की कवियों की कसौटी, तो पद कवियों की कसौटी, तो निबंधकार गद्य की कसौटी, निबंधकार गद्य की कसौटी। तो बात तो सही है यार, ये तो बात तो पल्ले पड़ गई है। अब ये आपका निबंध आएगा, गद्यकार की कसौटी निबंध बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशिष्ट्य शब्द का समानार्थी। एक वैशिष्ट्य शब्द आया था इस पैराग्राफ में, ऐसे ही पूछेगा, ये पर्यायवाची कोई नया नहीं पूछेगा, इस में यूज हुआ होगा वो वैशिष्ट्य, तो उसी को पूछा है। और अब देखो वैशिष्ट्य मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यूज हुआ कि कलात्मक वैशिष्ट्य। तो कलात्मक वैशिष्ट्य का मतलब वैशिष्ट्य का पर्यायवाची या वैशिष्ट्य का वो अर्थ पूछना चाह रहा है आपसे कि वैशिष्ट्य शब्द का समानार्थी क्या होगा? भिन्नता, बनावट, विषय, विशेषता। तो विशेषता, वैशिष्ट का मतलब ये विशेषता से वर्ड बना हुआ है,